हेलो एवरीवन, मैं यश जायसवाल। मैं आज से आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें मैं हर दिन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूँगा जो अक्सर आपके पेपर में आते हैं और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो, चाहे वो बुक से या फिर कहीं और से भी उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते हो और वो हमेशा आपके दिल में जो है वो कंफ्यूजन की तरह रह ही जाता है। तो मैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया है और वो कईयों के दिमाग में हमेशा रहता है कि इट इज आई होना चाहिए या इट इज मी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा सही है। ओके, इस बात को समझने के लिए हमें एक और छोटी सी बात समझनी होगी कि हु का यूज कहाँ पे होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन एंड हुम का यूज कहाँ पे होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, हु आर यू, तो यहाँ पे हु जो है, देखिए सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट के लिए क्या होता है? ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ये नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, और ये किसी को रिलेट नहीं कर रहा। रिलेट नहीं कर रहा है इन द सेंस, कहने का मतलब है कि रिलेट, जैसे मैं लिखूं दिस इज द बॉय whom helped कमल, और एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं दिस इज द बॉय हु कमल हेल्प्ड। राइट, हमें ये पता है कि कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो वहां पे जो है सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जिस पर कोई काम, जो कोई काम कर रहा है, जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट कहने का मतलब है जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जिस पर कोई काम हो रहा है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ठीक है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि उस चीज पे कोई काम हो रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अगर मान लो ऐसा बोला जाए, राम इज अ बॉय, तो ये तो, इस पे तो कोई काम हो नहीं रहा है। अगर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, इस बात को समझना, ये जो है, ये जब एक्शन वर्ब होगा, जैसे अगर बोला जाए राम एट एन एप्पल, तो यहां पे बात हो रही है कि ठीक है, ये वर्ब है और ये कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। तो इस पे एक काम हो रहा है तो इसे हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हेल्प किया जा रहा है तो कमल जो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है। राइट, पर यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट कहने क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। इन सब चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो है वो बी का जितना भी फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो है लिंकिंग वर्ब है। इसे बी का फॉर्म इसलिए बताया जाता है क्योंकि बी मतलब होना या रहना होता है, और ये इज भी जो है वो इसकी अवस्था को बता रहा है कि वो लड़का है। तो बी के जितने भी फॉर्म है, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ये सारे जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? लिंकिंग वर्ब हैं। और भी लिंकिंग वर्ब्स हैं बहुत सारे, उन सबको हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं, जैसे टेस्ट हो गया और भी कई चीज, सारी वर्ड्स हो गए। यहाँ पे ये जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीज आता है उसे हम ऑब्जेक्ट न बोलकर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये जो है कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट जो है
ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। इसे कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। केवल राम इज लिखकर नहीं छोड़ सकते, ये जो राम है वही लड़का है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट के बाद जो है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। कोई एक्शन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए ये एडजेक्टिव के लिए एक और, अगर मान लो बोला जाए राम इज स्मार्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब के बाद है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और बाकी तो आप समझ ही रहे हो। तो ये बातें थोड़ी सी समझ में आ रही होगी आपको। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। ये हु या हुम में, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये हुम जो है और हु वो किससे रिलेट कर रहा है? ठीक अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? ठीक अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को। तो यहाँ पे जो है ये हु या हुम जो है वो किसे रिलेट कर रहा है? बॉय को रिलेट कर रहा है, ठीक, ओके। यहाँ पे जो है वो कोई रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पे हु का मतलब जो, ये वही लड़का है जिसकी मदद कमल ने की या फिर जिसने कमल की मदद की। यहाँ पे ये जो हु का मतलब है वो जो निकलता है। थोड़ा थोड़ा हमें हिंदी में समझना पड़ेगा, ऐसे हिंदी को धीरे धीरे छोड़ना होगा आपको। अगर मान लो आप ट्रांसलेट करके करोगे इंग्लिश या फिर ये सब तो बहुत फंसोगे, वो आगे कई सारे सीन जो है वो आपको दिखेंगे इसमें। पर अभी शुरुआत के लिए हम हिंदी का मदद लेंगे। चलिए अब हम ये देखेंगे कि क्या हु और हुम जो है वो सही है। ओवरऑल हम लोगों ने ये देखा अभी कि कोई भी सेंटेंस जो है जनरली वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। ये हु और हुम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन किसे रिलेट करता है? ये पर्सन को रिलेट करता है, किसी भी पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज करेंगे, उसके लिए विच, व्हाट, ये सारे हैं। तो ये जो है हु, ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, ठीक है। हु और हुम पर्सन के लिए यूज होता है, हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए। यहां पर अगर हम देखें तो ये यहां से चेक करना शुरू करें तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये कमल जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे हुम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हु होना चाहिए, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की जरूरत है, जो रिलेट कर रहा है इस बॉय को आगे आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन है उससे। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो ठीक अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है आगे आने वाले इंफॉर्मेशन से। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा वर्ब हो गया और वर्ब के पहले ये कमल है इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हु जो है ये तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, पर हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हु, हुम, करेक्ट। ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी आपको कि जब ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हुम का यूज करेंगे और सब्जेक्ट की जरूरत है तो हु का। अब हम इस पे आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे जिसे हमें डिस्कस करना है कि इट इज आई होना चाहिए या इट इज मी होना चाहिए। इसे मैं रब कर देता हूं ताकि मैं क्लियरली लिख पाऊं। It is I who Kamal helped. It is I whom, इसे मी लिख देता हूँ, me whom helped कमल, ठीक है। इट इज आई हु कमल हेल्प्ड, इट इज मी हुम हेल्प्ड कमल। अब इससे पहले ये सब देख लेते हैं कि ये इट होता क्या।
इट जो है एक ऐसा वर्ड है जो इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड बोल सकते हो, जो इंट्रोड्यूस करता है किसी दूसरे वर्ड को। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि आज फ्राइडे है, इसको आप अगर ट्रांसलेट करके लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? क्या होगा ट्रांसलेशन उसका? आज फ्राइडे है। मैक्सिमम का आंसर होगा टुडे इज फ्राइडे। टुडे इज फ्राइडे। सही है गलत है? कितनों को लगता है कि ये गलत है? मैक्सिमम को लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये सोचो कि ये हमारा वर्ब है तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। ये टुडे जो है वो किसका आंसर देता है? व्हेन का, कब का, किसी घटना के होने के बारे में बताता है, तो किसी क्रिया के बारे में बता रहा है, तो ये तो एडवर्ब हो गया। व्हेन जो है वो एडवर्ब का आंसर देता है, तो टुडे एडवर्ब हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो टुडे इज फ्राइडे नहीं लिख सकते। ओके, अगर मान लो ऐसा लिखे फ्राइडे इज टुडे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि टुडे और कोई दूसरा दिन हो ही नहीं सकता, फ्राइडे ही हो सकता है। मतलब सैटरडे को हम नहीं बोल सकते टुडे। बोल सकते हैं क्या? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि टुडे फ्राइडे इज टुडे, तो इससे ये लगता है कि टुडे और कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा है नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है? हमें एक ऐसे वर्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एक ऐसे वर्ड का यूज करना पड़ता है जो हमारे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करे, उसके बारे में बताए। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? इट इज फ्राइडे टुडे। ठीक, देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अक्सर गलत बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो इट इज फ्राइडे टुडे, इट जो है वो यूज किया जाता है, जैसे डे हो गया उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, या डेट हो गया कोई भी डेट, या ईयर हो गया, टाइम हो गया इट इज 7 o'clock, वेदर हो गया, सीजन हो गया, ये सब जो भी नेचुरल फेनोमेना जो भी है, इसे यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। करेक्ट। तो अब देखो यहां पे देखते हैं, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आया है। इसलिए कई जगह जो है एग्जाम में सिंपली कई बुक्स में लिख दिया जाता है इट इज मी होता है, क्योंकि वो उलझना नहीं चाहते, या कई टीचर्स भी जो है वो उलझना नहीं चाहते हैं, तो वो शॉर्टकट से जहां पे भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आता है वो किनारे से निकल लेना चाहते हैं। पर वैसे वो जो है वो फायदेमंद नहीं है। यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। ओके, पहली बात तो ये है कि ये हु हो गया और ये हुम हो गया। इट जो है वो किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? ये इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अब पहले तो ये चेक करना है कि ये जो है हु, ये यहाँ पे लिखना सही है या गलत है। देखो ये वर्ब हो गया, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये वर्ब है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कमल, यहाँ पे कमल जो है वो सब्जेक्ट हो गया। तो हु जो है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दो दो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो है हु न लिख कर क्या लिखेंगे हम? हुम लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है हुम को, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किसे रिलेट करता है? फिर से याद करो, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो ठीक अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। तो यहाँ पे आई को ये रिलेट कर रहा है। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आई को भी किस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई न लिखकर हम क्या लिखेंगे? मी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो मी होता है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद कमल आया है तो ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो जाएगा फिर? अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हुम ना होकर क्या होना चाहिए? हु होना चाहिए। करेक्ट, ये इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अब ये देखेंगे कि ये किसे रिलेट कर रहा है इसको। ये हु जो है हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये इसको रिलेट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट को ही रिलेट करेगा। तो मी ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। बातें समझ में आ गई? दो तीन छोटी छोटी बातें हम लोगों ने सीखा कि इट जो है
वो कोई भी नेचुरल फेनोमेना या फिर किसी भी वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात ये है कि हु और हुम जो है वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, हु सब्जेक्ट के लिए की जगह पे और हुम ऑब्जेक्ट की जगह पे। ओके, यहाँ पे देखा कि सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ये चेक किया, ये हमारा वर्ब है तो कमल जो है वो सब्जेक्ट हो गया, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये इसे रिलेट कर रहा है, राइट। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, इट इज मी, सही है। उसी तरह ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये कमल जो है इस बार ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए था तो हु का यूज किया। हु जो है वो किसे रिलेट कर रहा है, दिस वन। हु सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, तो इट इज मी न लिखकर इट इज आई। इससे ये पता चला कि इट इज आई भी सही है और इट इज मी भी सही है। ये छोटी छोटी बातें हर दिन हम डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज है जो कंटिन्यू चलता रहेगा और आपके वो कंफ्यूजन को दूर करेगा। और अगर आपको किसी और चीज पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए, बताइए हमें, हम उस चीज पर डिस्कस करेंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस इस नंबर पे 8178490422। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट है पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा उसी पे मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।